हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिखा तिवारी और मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान कुटुंब में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो पॉलिटी का है। आज इस वीडियो में हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में कि हमारा संविधान कैसा है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, हमारे संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, गणतंत्र व्यवस्था क्या है, हमारे मूल अधिकार कौन कौन से हैं, मूल कर्तव्य क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारत की शासन व्यवस्था। इतने टॉपिक में इसमें कवर करेंगे। और अगर आपको पॉलिटी की और भी वीडियो देखने हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, उस पर टच करके आप प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है संविधान। विश्व में संविधान का जनक ब्रिटेन देश को कहा जाता है। ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे सर हेनरी मैन। इन्होंने सबसे पहले विश्व में संविधान सभा का विचार दिया था। भारतीय जनता तक संविधान सभा के विचार को ले जाने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। अब संविधान की परिभाषा देखते हैं कि संविधान की परिभाषा क्या है। नियमों और कानूनों का एक ऐसा समूह जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, वो हमारा संविधान कहलाता है। संविधान दो प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान जो यूएसए और भारत में, और एक अलिखित संविधान, मौखिक संविधान जो ब्रिटेन में है। अब लिखित संविधान देखते हैं किसे कहते हैं। जिस देश के संविधान को एक निश्चित संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा लिखा जाता है उसे कहते हैं लिखित संविधान। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए का था, जो विश्व का सबसे छोटा संविधान भी है। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। ये 4 मार्च 1789 में निर्मित हुआ। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है, जिसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में। लेकिन अब इसमें एक प्रस्तावना, 466 अनुच्छेद, 22 भाग व 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे पहला लिखित संविधान जापान देश का था 1860 में। विश्व का सबसे नवीनतम संविधान नेपाल देश का है, ये 20 सितंबर 2015 में निर्मित हुआ। अब अलिखित संविधान किसे कहते हैं। जिस देश के संविधान को एक निश्चित संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा तैयार नहीं किया जाता उसे ही कहते हैं अलिखित संविधान। विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान ब्रिटेन देश का है। अब संविधान की प्रकृति के अनुसार देखते हैं। ये 3 तरह का होता है। कठोर, इसे नम्य संविधान कहते हैं, ये यूएसए और स्विट्जरलैंड में। लचीला, अनम्य संविधान, ये ब्रिटेन में है। और तीसरा मिश्रित, नम्य और अनम्य, ये भारत में है। कठोर संविधान किसे कहते हैं ये जानते हैं। कठोर संविधान वह संविधान होता है जिस देश के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है, वही होता है कठोर संविधान। जैसे यूएसए का संविधान है और स्विट्जरलैंड का संविधान। लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है, उसे ही कहते हैं लचीला संविधान। लचीला संविधान ब्रिटेन देश का है। और मिश्रित संविधान, मिश्रित संविधान होता है जिस देश के संविधान में कठोरता व लचीलापन दोनों के गुण पाए जाते हैं, वह मिश्रित संविधान कहलाता है। मतलब कि वहाँ संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ना ही इतनी कठिन है कि संशोधन करना मुश्किल हो जाए, और ना ही इतनी आसान है कि आसानी से परिवर्तन किया जा सके। तो ये मिश्रित संविधान भारत देश का है। विश्व में भारत का संविधान एक लचीला मिश्रित संविधान है। 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान देखते हैं। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से भारत में आया, जिसके कुल 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापार मंत्री थे। और एवी अलेक्जेंडर, ये नेवी मंत्री, युद्ध मंत्री थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के द्वारा उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिनके 3 उद्देश्य थे। पहला था भारत देश में संविधान सभा का गठन करना। मुख्य उद्देश्य भारत देश का विभाजन करना, एक गौण उद्देश्य। ध्यान रखने वाली बात है कि कैबिनेट मिशन रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होना तय हुआ था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या तय की गई थी 389। ब्रिटिश प्रांत विधानमंडल से निर्वाचित सदस्य 292 थे। देशी रियासतों से, केंद्र शासित प्रदेशों से 93 सदस्य थे। और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, केंद्र शासित प्रदेशों से 4 थे। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, पाक,
कुर्ग कर्नाटक और दिल्ली। जुलाई 1946 को संविधान सभा में कुल 296 निर्वाचित सीटों पर चुनाव हुए थे। इसमें कांग्रेस को 208 सीट मिली थी, मुस्लिम लीग 73 सीट और अन्य दल को 15 सीट मिली थी। संविधान सभा के चुनाव में विश्व हिंदू महासभा को एक भी सीट नहीं मिली थी। संविधान सभा में या इसके चुनाव में हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था और संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से निर्वाचित हुए थे, 55 सदस्य। संविधान सभा में मैसूर सबसे अधिक, मैसूर रियासत से सदस्य मनोनीत किए गए थे, 7 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 12 थी और इस महिला समूह की अध्यक्ष हंसा मेहता थी। संविधान सभा में राजस्थान राज्य से कुल 12 सदस्य शामिल हुए थे। संविधान सभा में अपनी अल्प अवस्था को देखते हुए मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा को बहिष्कार कर दिया गया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। 2 दिसंबर 1946 को देश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे। लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को पुनर्गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत देश के 34वें अंतिम नंबर के गवर्नर जनरल थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में सुबह 11 बजे हुई थी, जिसमें कुल 211 सदस्य शामिल हुए थे। इसी बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ये फ्रांस की परंपरा के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर, क्योंकि उस समय सभा में सबसे वरिष्ठ वही थे। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और इसी बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को और संवैधानिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष वी.एन. राव को विनेगल नरसिंह राव और सचिव के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणकलाल। और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया गया था, जो संविधान सभा में 8 दिन की बहस के बाद 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ और इसी दिन से संविधान सभा ने नियमित रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ये इसके अध्यक्ष थे। के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्र ये त्यागपत्र देने के बाद एम. माधवराव आए। डी.पी. खेतान इनकी मृत्यु हो गई, तब आए टी.टी. कृष्णाचारी, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाला स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माता वी.एस. राव थे और वहीं संशोधित संविधान के प्रारूप निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन और कुल 3 वाचन हुए थे। संविधान के निर्माण के लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे, किंतु संविधान सभा में कुल अधिवेशन 12 हुए थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित किया गया था और इसी दिन संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। 166वीं बैठक 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक का हुआ था। इस बैठक में संविधान सभा के कुल 299 सदस्य में से 284 सदस्यों के द्वारा अंतिम रूप से संविधान के प्रारूप पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हुआ था। इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। संविधान सभा के प्रारूप पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और सबसे अंतिम में हस्ताक्षर करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान की जो तीनों प्रतियां थीं, उस पर हिंदी में हस्ताक्षर करने वाले खान अब्दुल गफ्फार खां थे। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। संविधान में 12 महिलाओं में से 9 महिलाओं के द्वारा संविधान के प्रारूप पर हस्ताक्षर किए गए थे।
संविधान के प्रारूप राजस्थान राज्य से सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले बलवंत सिंह मेहता थे। 26 जनवरी 1950 को भारत देश एक गणतंत्र राष्ट्र बना और उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण की थी और इस दिन भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। और इस लागू संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी। देश में वर्तमान संविधान में एक प्रस्तावना, यहाँ 466 अनुच्छेद अब हो गए हैं, 22 भाग व 12 अनुसूचियां हैं। हमारा अगला टॉपिक है गणतंत्र। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत वंश के अनुसार ना होकर निर्वाचित होता है, उसे ही कहते हैं गणतंत्र राष्ट्र। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को भारतीय संविधान में फ्रांस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में कुल 85 शब्द थे। भारत देश में सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 में अपनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारूप को यूएसए की प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। संविधान की प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में लोग व नागरिक दोनों शब्द का उल्लेख किया गया और भारत का मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल 63,97,729 मतलब लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था और इसे तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसे बनाने के लिए 60 देशों का दौरा किया गया था। भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 के लगभग 3/4 उपबंधों को कुछ परिवर्तन के साथ हमारे भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया था। अब हम समितियां देखते हैं और उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। राज्यों के लिए समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। परामर्श समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक समिति, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और तदर्थ झंडा समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सर्वोच्च न्यायालय समिति, इसके अध्यक्ष एस बारदाचरियार थे। कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष के एम मुंशी थे और संविधान सभा के कार्य समिति, इसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। तदर्थ समिति के अध्यक्ष एस वर्धा थे और मौलिक अधिकार उप समिति जो थी इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। हमारा अब अगला टॉपिक है अनुसूचियाँ। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इस अनुसूची में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था उस समय 14 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गोवा ये 25वां राज्य बना 30 मई 1987 में। छत्तीसगढ़ ये 26वां बना 1 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड 27वां 9 नवंबर सन 2000 में। झारखंड ये 28वां बना 15 नवंबर 2000 में और तेलंगाना ये 29वां राज्य बना 29 जून 2014 में। दूसरी अनुसूची, इस अनुसूची में देश के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनके वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इस अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को जो वेतन है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। तीसरी अनुसूची, इस अनुसूची में देश के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है और इस अनुसूची में राष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि यह दोनों ही पदाधिकारी संविधान की रक्षा की शपथ ग्रहण करते हैं। चौथी अनुसूची, इस अनुसूची में राज्यसभा सदन में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य राज्यसभा के सीटों का आवंटन लिखा गया है। राज्यसभा सदन में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होता है
और लोकसभा सदन में प्रति 5 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होता है। 5वीं अनुसूची, इस अनुसूची में भारत देश की सभी अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के राज्यों, क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। 6ठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन लिखा गया है। ध्यान रखना कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को देश की राजभाषा गोपाल स्वामी अयंगर की सिफारिश पर बनाया गया था। 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान 1991 के द्वारा भूमि अधिग्रहण या संपत्ति अधिग्रहण संबंधी व्यवस्था को शामिल किया गया था। यह एकमात्र अनुसूची जिसको लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो जोड़े गए विषय हैं उनको लेकर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची, इसमें 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह दल बदल निरोध संबंधी विधेयक को जोड़ा गया था। 91वां संविधान संशोधन 2003 भी दल बदल निरोधक संबंधी विधेयक से संबंधित है। 11वीं अनुसूची देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 का से लेके ड़ा तक, ए से ओ तक 16 अनुच्छेद तक पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और इसके अंतर्गत कुल 29 विषयों को शामिल किया गया है। 12वीं अनुसूची, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का अनुच्छेद 243 ता से या छा पी से जेड 18 अनुच्छेद नगर निकाय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और इसके अंतर्गत कुल 18 विषयों को शामिल किया गया है। अब हम देखते हैं संविधान के स्रोत। ये हमारा अगला टॉपिक है। ब्रिटेन से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। एकल नागरिकता, ये भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11, ये ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय शासन व्यवस्था भाग 5 में है, अनुच्छेद 79 से 123। विधि का शासन, वित्त की समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। कानून निर्माण की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख होना और मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना। अब हम इसे 7वीं अनुसूची, ये हम भूल गए थे 7वीं और 8वीं अनुसूची, तो हम यहाँ देख लेते हैं इसमें क्या है। 7वीं अनुसूची, इस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा या विषयों का बंटवारा लिखा गया है। सूचियाँ, संघ सूची, इसमें सबसे पहले 97 विषय थे, अब 100 है। इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची, इसमें 66 विषय थे, अब 62 है। राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। और समवर्ती सूची, इसमें 47 विषय थे, अब 52 है। इसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार को दोनों को अधिकार है कानून बनाने का, लेकिन अगर विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से 5 विषयों को हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। शिक्षा, वन, वन्यजीव, बांटवान, मापतौल, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, इन सबको। 8वीं अनुसूची, इस अनुसूची में देश में विभिन्न संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं मान्यता प्राप्त थी, वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। 21वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक NMK को जोड़ा गया। N से नेपाली 16वीं, M से मणिपुरी 17वीं और K से कोकड़ी 18वीं। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा VDMS को जोड़ा गया, मतलब 19वां बोडो नागालैंड, D डोंगरी जम्मू कश्मीर, ये 20वां था। 21वां मैथिली मध्य प्रदेश और 22वां संथाली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसको याद करने की एक ट्रिक है कि सिंधी नमक खा के बदमाश हो गए। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा की देश की राजभाषा घोषित किया गया था। अब हम देख रहे थे संविधान के स्रोत, ब्रिटेन से देख रहे थे क्या क्या लिया गया है। महान्यायवादी, यह अनुच्छेद 76 में, यह भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का पद, ये भाग 5 में, अनुच्छेद 148 से 151 तक है। कलेक्टर का पद और द्विसदनात्मक व्यवस्था,
मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अब देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, संविधान के समक्ष संरक्षण अनुच्छेद 14, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63, प्रस्तावना का प्रारूप, शक्ति पृथक्करण, न्यायिक पुनरावलोकन, वित्तीय आपातकाल, जेबिया पॉकेट वीटो संबंधी सख्त अनुच्छेद 111, राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना। ये हमारे संविधान में यूएसए से लिया गया है, सोवियत संघ रूस से। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का, ये रूस से लिए गए हैं। पंचवर्षीय योजना, सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय, ये रूस से लिए गए। आयरलैंड, इससे नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा सदन में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, ये 7वीं अनुसूची में है और भाग 11 ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य व समागम, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 और प्रस्तावना की भाषा। कनाडा से अब देखते हैं। कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155, अवशिष्ट सूची अनुच्छेद 248, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श संबंधी सख्त अनुच्छेद 143, ये कनाडा से लिया गया। फ्रांस, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व, ये फ्रांस से लिए गए। दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 अनुच्छेद 368 और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति, ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई। जर्मनी, आपातकालीन संबंधी शक्ति भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360, ये जर्मनी से लिया गया। जापान, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का शासन, ये जापान से लिया गया। जम्मू कश्मीर का संविधान सन 1957 में लागू हुआ था। भारत देश में संघात्मक और एकात्मक दोनों ही शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अब हमारा अगला टॉपिक है मौलिक अधिकार, इसके बारे में पढ़ते हैं। विश्व में मौलिक अधिकार की जननी ब्रिटेन देश को कहा जाता है। विश्व में किसी देश के लिखित संविधान में सबसे पहले मौलिक अधिकारों को यूएसए में शामिल किया गया था। इनकी प्रकृति नकारात्मक है, ये वाद योग्य है और इनका उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए 38 दिनों तक के लिए संविधान सभा में विचार विमर्श किया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा है। सन 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए अधिकारों की मांग की गई थी और सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। 1929 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, इसी बैठक में मौलिक अधिकारों की मांग को एक बार फिर से दोहराया गया था। मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को और उप समिति का अध्यक्ष JB कृपलानी को बनाया गया था। मौलिक अधिकार उप समिति में एक महिला सदस्य राजकुमारी अमृत कौर थी, जो देश में एक ही मंत्री पद पर सबसे लंबे कार्यकाल के लिए पद का निर्वाह किया था। ये स्वास्थ्य मंत्री थी। राजकुमारी अमृत कौर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुकी हैं। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार का जो उपबंध है वो हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। सबसे पहले ये जो मौलिक अधिकार थे, इनकी संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। इन्होंने संविधान के अनुच्छेद 31 और 19F में संशोधन किया था, जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। अब संपत्ति के अधिकार को भाग 12 अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बनाकर रख दिया गया। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अब मौलिक अधिकार को देखते हैं। सबसे पहला अधिकार है समता व समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28।
5वां है शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का आधार इसी अनुच्छेद को माना जाता है। अनुच्छेद 14 इसमें है विधि के समक्ष क्षमता, मतलब कानून के समक्ष समानता। ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें 1 लाख तक आमदनी BPL वाले परिवार के लिए निःशुल्क सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन इस अनुच्छेद में कुछ अपवाद भी हैं, विशेषाधिकार है। जैसे अनुच्छेद 108 105 में है MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, इनको विशेषाधिकार है। इनको ये विशेषाधिकार है कि संसद में या उनकी समिति में संसद के किसी भी सदस्यों के द्वारा कही गई बात क्या उनके दिए गए किसी भी मत के संबंध में उनके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 105 के तहत उनको विशेषाधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 194 इसमें MLA है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक। राज्य के विधानमंडल में भी इनको उनके सदस्यों के द्वारा कही गई किसी बात या किसी भी मत के संबंध में उनके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको भी ये अधिकार प्राप्त है कि इनके पद पर बने रहते हुए इनके खिलाफ कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये किसी न्यायालय के प्रति जवाब दे रही होंगे, इनके खिलाफ मुकदमा नहीं चला जा सकता। ये सब इनको विशेषाधिकार प्राप्त है। वित्त के समक्ष संरक्षण, USA सरकार देश में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 15 इसमें अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र व संस्कृति, नस्ल के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 के 3 में राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 15(4) इसमें अपवाद में आरक्षण है। अनुच्छेद 335 आरक्षण सामाजिक पिछड़ेपन और शैक्षणिक पिछड़ेपन संबंधी। अनुच्छेद 16 इसमें है लोक नियोजन व सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16(3) इसमें कहा गया है कि सरकार निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकती है। अनुच्छेद 16(4) इसमें जो अनुच्छेद 15 का 4 में दिया गया है उसी का विवरण इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता व छुआछूत का अंत। 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित किया गया था व 1976 में इस कानून में सुधार किया गया और 1989 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम पारित किया गया था। अनुच्छेद 18 इसमें उपाधियों का अंत, शिक्षा व सेना को छोड़कर। अनुच्छेद 18(2) में कहा गया है कि विदेशी उपाधि प्राप्त करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक है। अब आता है अनुच्छेद 19, ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सबसे पहला है विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, मतलब हमें यह अधिकार है कि हम अपना जो विचार है उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, मौखिक, लिखित या मतलब किसी भी तरह हम उसे अभिव्यक्त की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। अनुच्छेद 19(a) में है प्रेस और मीडिया व सूचना का अधिकार इसी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। मीडिया को सरकार का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। 19(b) इसमें है शांतिपूर्ण निरायुध तरीके से सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, मतलब बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से हम सम्मेलन कर सकते हैं। 19(c) में है संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(d) में है निवास करने की स्वतंत्रता, मतलब अब जो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 था अब उसको समाप्त कर दिया गया है, मतलब कि हम देश के किसी भाग में निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(e) घूमने फिरने की स्वतंत्रता, मतलब हम अपने देश में कहीं भी घूम फिर सकते हैं। अनुच्छेद 19(g) इसमें है वृत्ति व उपजीविका के लिए व्यापार व कारोबार करने की स्वतंत्रता। इसके तहत हमें स्वतंत्रता प्राप्त है कि हम अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई भी व्यापार कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 इसमें कहता है कि अपराध व दोषित के संबंध में संरक्षण। इसमें हमें 3 तरह की व्यवस्था दी गई है। सबसे पहला क्या है कि अगर जैसे कोई व्यक्ति है उसने जैसे कोई अपराध किया, मान लो उसने 2017 में कोई चोरी किया, मर्डर किया, जो भी किया, तो उस समय उसकी सजा थी 4 साल की जेल। अब उसका अपराध सिद्ध होता है 2020 में और अब वो सजा बढ़कर 8 साल हो गई। तो अब उसे
20 के हिसाब से सज़ा नहीं दी जाएगी, उसे उसी कानून के हिसाब से सज़ा दी जाएगी जिस समय उसने वो जुर्म किया था। दूसरी व्यवस्था है कि एक ही जुर्म के लिए उसे एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जा सकती। जैसे उसने एक चोर है, उसने 2-3 बार चोरी की तो उसे सिर्फ एक ही बार चोरी की सज़ा मिलेगी। और तीसरा है कि उसे अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। विश्व में इच्छा मृत्यु का अधिकार नीदरलैंड के नागरिकों को प्राप्त है, सिर्फ बीमारों को। अनुच्छेद 21 राइट टू डाई का अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकारों में सबसे अधिक उपबंध लगभग 60 के करीब इसी अनुच्छेद में शामिल है। अनुच्छेद 21 का ये कहता है कि ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 22 इसमें है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व नजरबंदी से संरक्षण। 3 तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। पहला है कि उसे गिरफ्तारी करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार होगा, मतलब उसे कारण बताना होगा उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा है कि 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना होगा, आने जाने का समय छोड़कर 24 घंटे के अंदर। और तीसरा है उसे अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार है। अब अनुच्छेद 23 में है मानव के साथ दुर्व्यापार व बलात्श्रम, इस सब का निषेध, बेकार प्रथा का अंत। इसमें क्या कहता है, इसमें यह है मानव दुर्व्यापार। इसमें मैंने से पुरुष, महिला, बच्चे, इन सब की वस्तुओं के समान जो खरीद बिक्री होती है उन सब का निषेध है। और बेकार का मतलब है बिना पारिश्रमिक के उनसे काम करवाना, जैसे बंधुआ मजदूरी, तो इन सब का प्रतिषेध है इसमें। अनुच्छेद 24 इसमें आता है कि कल कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए काम करने का प्रतिषेध है। मतलब कि कारखाने आदि में जो बालक हैं इनके नियोजन का प्रतिषेध है। 14 वर्ष से जो कम उम्र के बालक हैं उनको जोखिम भरे उद्योग धंधों में नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 25 में धार्मिक अंतःकरण या अबाध रूप से किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत यह हमें दी गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, हमें यह अधिकार प्राप्त है, हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि हम धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में धार्मिक उद्देश्य दिया गया जो दान है वो कर से मुक्त होगा। और अनुच्छेद 28 इसमें है राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध है। मतलब कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाएगी। हम अनुच्छेद 29 देखते हैं। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनके द्वारा अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। भारतीय संविधान में किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा का उल्लेख नहीं किया गया। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा अपने पसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनको चलाने, प्रशासन करने का अधिकार है, जैसे मदरसा हो गया। अब अनुच्छेद 32 देखते हैं। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्य उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 6 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है शरीर प्रस्तुत करना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए, या उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे किसी दूसरे हिरासत में रखा गया है, उसे न्यायालय के सामने पेश करना होगा, तब न्यायालय मामले की जांच करेगा। और अगर जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया उसका मामला अवैध है तो उसे छोड़ा जा सकता है। दूसरा है परमादेश, मेडेमस। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। शाब्दिक अर्थ होता है यह एक नियंत्रण है जिसे जो न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनके कार्यों में उनसे पूछा जा सके। तीसरा है प्रतिषेध, निषेध, आदत, प्रोहिबिशन, मतलब मना करना। इसमें कोई उच्च न्यायालय द्वारा जो उसके अधीनस्थ न्यायालय उनको या कहा जाता है कि जैसे ये जो कार्य कर रहे हैं वो उनके न्यायिक कार्य से बाहर है तो उसे रोकने के लिए जारी किया जाता है। उत्प्रेषण लेख, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसमें एक उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या जो अधिकरण है उनको लंबित जो मामले हैं उसके स्थानांतरण को सीधे या पत्र के द्वारा जारी किया जाता है। और पांचवा है
अधिकार परीक्षा। इसका शाब्दिक अर्थ होता मतलब पूछा था किस अधिकार से, जो न्यायालय है उसके द्वारा किसी व्यक्ति जो सार्वजनिक कार्यालय में अपने दावे की जांच करता है, मतलब कि जो करता है, तो उससे पूछा जाता है कि यह किस अधिकार से ये होता है। अब जो 6वां है जो राज्य का उच्च न्यायालय जारी कर सकता है वो है अंतरिम राहत इंजंक्शन। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जब देश में आपातकाल की स्थिति लागू होती है तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 का निलंबन होता है। अनुच्छेद 359 इस कहता है कि जब देश में आपातकाल की स्थिति लागू होती है तो अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। सन 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद का जो मामला था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि भारतीय संसद मौलिक अधिकारों को लेकर कानून नहीं बना सकती या उसमें संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन सन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया कि भारतीय संसद मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। 1980 में मिन्खा मिल्स बाद में मौलिक अधिकारों की स्थिति नीति निर्देशक तत्व के मुकाबले में सर्वोच्च स्थिति निर्धारित की गई थी। अब अगला टॉपिक हमारा नीति निर्देशक तत्व। इनकी प्रकृति सकारात्मक है, ये वादयोग नहीं है और इनका उद्देश्य है लोक कल्याण राज्य की स्थापना करना, देश में सामाजिक आर्थिक व गांधीवादी लोकतंत्र की स्थापना करना। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को तेज बहादुर संप्रभु समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में नीति निर्देशक तत्वों का इंटरेस्टमेंट डॉक्टर VR अम्बेडकर के अनुसार, मतलब कि जिन्होंने नीति निर्देशक तत्व को लेकर कहा है, उन्होंने कहा कि जो राज्य नीति निर्देशक तत्व का पालन नहीं करेगा उसका विनाश सुनिश्चित है। KT शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। श्री नसरुद्दीन के अनुसार नीति निर्देशक तत्व 9 वर्ष के प्रथम दिन पारित किए गए शुभकामना का संदेश है। प्रोफेसर वीर के अनुसार जो नीति निर्देशक तत्व है इनका उद्देश्यों व आकांक्षाओं को का घोषणा पत्र कहा है। डॉक्टर VR अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अनोखी व्यवस्था कहा है। नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध को भारतीय संविधान में आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। तो अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 36 इसमें है राज्य की परिभाषा, जो अनुच्छेद 12 में है वही सेम इसमें भी है। अनुच्छेद 37 इसमें है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करने का प्रयास करना, ये न्याय योग्य है। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य समाज में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक युक्त समाज की स्थापना करने के लिए राज्य लोक कल्याण के मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करेगी। राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करेगी। अनुच्छेद 39 कहता है कि समान काम के लिए समान वेतन स्त्री और पुरुषों के लिए। अनुच्छेद 39 का में है समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 1 लाख तक आमदनी वाले परिवार के लिए निःशुल्क विधिक मुकदमा सहायता। सन 1987 में BPL परिवारों के लिए निःशुल्क न्याय की व्यवस्था करने के लिए NLSA मतलब नेशनल लॉ सर्विस अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 40 इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन है। वर्तमान पंचायत राज का आधार इसी अनुच्छेद को माना जाता है, गांधी दर्शन से प्रेरित था। अनुच्छेद 41 इसमें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार मनरेगा। अनुच्छेद 42 इसमें काम की न्यायसंगत व मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता की व्यवस्था। प्रसव काल के दौरान महिलाओं को 6 माह तक के लिए संवैधानिक अवकाश की व्यवस्था। अनुच्छेद 43 इसमें है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 44 भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष तक के बालकों के लिए प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और दुर्लभ वर्गों के लिए शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर व स्वास्थ्य स्तर को सुधारने का प्रयास करना।
इसी के तहत मिड डे मील की स्थापना 1995 में हुई थी। अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन का संगठन, गौ हत्या का निषेध, इसी में अनुच्छेद 48 का, इसमें है पर्यावरण संवर्धन एवं वन्य एवं जीवों का संरक्षण। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। सन 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था और सन 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अनुच्छेद 49 कहता है ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। पृथक्करण का आधार इसी अनुच्छेद को माना जाता है। और अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंधों व सुरक्षा के हितों का अभिवृद्धि। अब अगला टॉपिक है हमारा मौलिक कर्तव्य, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य की प्रकृति सकारात्मक है और ये वाद योग्य नहीं है। इनका उद्देश्य है देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। भारत देश में मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने हेतु CR ईरानी समिति का गठन किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सोवियत संघ रूस से लिया गया है। भारतीय मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। इसे बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1973 संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था को 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। वह प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था को 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या हमारे 11 है। तो चलिए हम मौलिक कर्तव्य देखते हैं। पहला है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर। मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं किया गया। दूसरा कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। छठवां है हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां कर्तव्य हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष और बढ़ने का प्रयास करें। और 11वां और अंतिम कर्तव्य है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए बच्चों के माता पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। हमारा अगला टॉपिक है भारत की शासन व्यवस्था। कि इसके 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका इसका काम है कार्यनीति का निर्माण करना। इसमें आते हैं राष्ट्रपति, ये नाम मात्र का सत्ताधारी होता है। लोकसभा ये प्रथम सदन, इसे निम्न सदन कहा जाता है और प्रत्यक्ष अस्थायी 5 वर्ष के लिए। तीसरा है राज्यसभा, द्वितीय सदन, उच्च सदन कहा जाता है, अप्रत्यक्ष अस्थायी और 6 वर्ष के लिए। कार्यपालिका इसका कार्य है कार्यनीति का क्रियान्वयन करना। ये अस्थायी और अस्थायी 2 तरह की होती है। अस्थायी मतलब प्रशासनिक, मुख्य सचिव, सचिव, संयुक्त सचिव, अपर सचिव और उप सचिव। अस्थायी में होता है राजनीतिक, प्रधानमंत्री व कैबिनेट मंत्री ये मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। राज्य मंत्री के स्वतंत्र अधीन मंत्री और उप मंत्री। तीसरा होता है न्यायपालिका, कार्यनीति की समीक्षा करना। इसमें सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है प्लस राज्य उच्च न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय, तहसील मुंसिफ न्यायालय और ग्राम न्यायालय। MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब संसद का सदस्य। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। केंद्र में होती है नई दिल्ली। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानमंडल का सदस्य। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद ये राज्य में होती है। हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रपति। हम इनके बारे में पढ़ते हैं। जिस देश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है वहाँ पर मुख्य रूप से 2 कार्यपालिका का निर्माण होता है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका
और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, और वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, जो शासन, सत्ता और सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति की स्थिति देश में उसी तरह होती है जैसे ब्रिटेन में राजा की होती है। राष्ट्रपति देश में औपचारिक प्रधान, संवैधानिक प्रमुख और सिर्फ नाम मात्र का सत्ताधारी होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। अब अनुच्छेद 52 देखते हैं। अनुच्छेद 52 है, इसमें कहा गया है कि भारत देश में एक राष्ट्रपति का पद होगा, और अनुच्छेद 53 कहता है कि देश की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के सहयोग से करेगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। इसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। सबसे पहला है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, 543 सदस्य जो हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राज्यसभा सदन के निर्वाचित सदस्य 233 सदस्य भाग लेते हैं, और 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। अब राज्यों की संख्या 28 हो गई है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जो पांडिचेरी है उनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये इतने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा सदन के मनोनीत सदस्य, 2 आंग्ल भारतीय जो मनोनीत किए जाते हैं, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। राज्यसभा सदन के मनोनीत सदस्य 12 सदस्य, ये भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। और जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य, ये भी इसमें भाग नहीं ले सकते। अनिर्वाचित सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, इतने लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल है। राष्ट्रपति का जो सामान्य रूप से कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बन जाता तब तक वो राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 56 का इसमें महाभियोग है। अगर भारत देश का जो राष्ट्रपति है वो संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इसके पहले और अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्यागपत्र वो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अनुच्छेद 57 इसमें पुनर्निर्वाचन। इसके संदर्भ में हमारा संविधान मौन है। इसका ये मतलब है कि राष्ट्रपति पद के लिए कोई उम्मीदवार जितनी बार चाहे वो निर्वाचित हो सकता है, लेकिन हमारी परंपरा के अनुसार 2 बार से अधिक नहीं। अनुच्छेद 58 इसमें योग्यता है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहला है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। और तीसरा है लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। और चौथा है सरकार के द्वारा लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 59 इसमें शर्तें हैं। राष्ट्रपति पद के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है और 15,000 रुपये जमानत राशि की जमा करनी होती है, वो भी RBI के पास। और अगर कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 या 16.66% वोट प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अनुच्छेद 60 इसमें राष्ट्रपति का शपथ है। भारत के राष्ट्रपति को संविधान की रक्षा की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अनुच्छेद 61 इसमें महाभियोग की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसे लाने के लिए सबसे पहले 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक होते हैं और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही लिखित में सूचना देनी पड़ती है। निम्न सदन में 1/4 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था। जिस सदन में 1/4 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था उसी सदन में कार्यवाही को शुरू किया जाता है। संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्यों या जो उपस्थित कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तभी राष्ट्रपति को पद से त्यागपत्र देना होता है। आज तक हमारे देश में
किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। देश का राष्ट्रपति महाभियोग को लेकर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता है। अनुच्छेद 62 देखते हैं। अनुच्छेद 62 में है कि भारत देश में राष्ट्रपति का जो पद है वो अधिकतम 6 माह के लिए रिक्त रह सकता है। 6 माह में चुनाव के द्वारा इसके पद को भरना जरूरी होता है। अगर भारत देश में किसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद का निर्वाह करता है। और दोनों ही पद अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का खाली होता है तो ऐसी सिचुएशन में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद का निर्वाह करता है। जैसे सन 1969 में राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी और उपराष्ट्रपति बीबी गिरी इन्होंने मतलब कि त्यागपत्र दे दिया था उपराष्ट्रपति पद से। तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह के द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद का निर्वाह किया गया था। अनुच्छेद 71 में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका निपटारा निर्वाचन आयोग नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। वेतन, राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। राष्ट्रपति को 5 लाख वेतन प्रतिमाह मिलता है और 9 लाख रुपए सेवानिवृत्त होने पर वार्षिक पेंशन मिलती है। संचित निधि, अनुच्छेद 266 संसद का अधिकार। आकस्मिक निधि, अनुच्छेद 267 राष्ट्रपति के पास अधिकार। वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 के तहत और अंतर्राज्यीय परिषद, अनुच्छेद 263। अब राष्ट्रपति पद की शक्तियां देखते हैं। सबसे पहली शक्ति है नियुक्त संबंधी शक्ति। लोकसभा सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा सदन में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी, कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, राजदूत, संघ लोक सेवा आयोग, SC, ST, OBC और महिला आयोग के अध्यक्ष, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक व आयुक्त, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उपराज्यपाल होते हैं दिल्ली, पांडिचेरी व अंडमान निकोबार, प्रशासक लक्षद्वीप, दमन व दीव, दादरा नगर हवेली और आयुक्त चंडीगढ़। विधायी संबंधी शक्ति, अनुच्छेद 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है और अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा सदन को भंग कर सकता है लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। और अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है और उसका सत्रावसान करता है। अनुच्छेद 86 के अनुसार राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। अगला है विधेयक संबंधी शक्ति। इसमें क्या है कि धन विधेयक या साधारण विधेयक, जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते कोई विधेयक पारित नहीं होता है। अगला है कूटनीतिक संबंधी शक्ति। विदेशों के साथ किए जाने वाले समस्त संधि, समझौते और देश में किए जाने वाले जो समस्त राजनीतिक व कार्यपालिका संबंधी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। अगला है जेवी वीटो, पॉकेट वीटो संबंधी शक्ति। इसमें क्या है, भारत देश का राष्ट्रपति सामान्य रूप से किसी विधेयक को नहीं रोकता है, लेकिन जब राष्ट्रपति किसी विधेयक के संदर्भ में ना स्वीकृत दे ना ही अस्वीकृत दे तो उसे पॉकेट वीटो शक्ति कहा जाता है। मतलब कि वो उसे ठंडे बस्ते में डाल दे, ना एक्सेप्ट करे ना ही रिजेक्ट करे और ना ही उसे लौटाए पुनर्विचार के लिए, उसे ऐसे रोक के रख देता है। तो यही होता है पॉकेट वीटो। जैसे सन 1986 में राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा डाकघर संबंधी विधेयक को किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया था। अगला है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत भारत देश का राष्ट्रपति जल, थल व वायुसेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला है परामर्श संबंधी शक्ति। कनाडा, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत भारत देश का राष्ट्रपति संवैधानिक मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है, लेकिन परामर्श को उसके मानना या ना मानना ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं होता, वह चाहे तो मना भी कर सकता है। अगला है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो उस समय प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति देश में अध्यादेश जारी कर सकता है। अस्थायी कानून
जो 6 माह तक के लिए मान्य होता और इस समयावधि में संसद के सत्र प्रारंभ होते हैं। बैठक के प्रथम दिन से 6 सप्ताह या 42 दिनों में प्रस्ताव को पारित करना आवश्यक होता है, वरना अध्यादेश समाप्त माना जाता है। भारत देश में सबसे अधिक अध्यादेश फखरुद्दीन अली 35 बार के द्वारा जारी किए थे। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला है क्षमादान संबंधी शक्ति। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा की प्रकृति में वो बदलाव कर सकता है। मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल सकता है या उसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है और सेना न्यायालय द्वारा जो भी दिया गया दंड है उसको भी वो माफ कर सकता है। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल के पास भी क्षमादान संबंधी शक्ति होती है, लेकिन जो राज्य का राज्यपाल होता है वो मृत्युदंड की सजा और सेना के न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को माफ नहीं कर सकता है। अगला है मनोनीत संबंधी शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा सदन में 2 आंग्ल भारतीय व अनुच्छेद 80(3) के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति संसद में 14 सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 राज्यसभा और 2 लोकसभा। राष्ट्रपति राज्यसभा सदन में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आदि क्षेत्रों में विशेष ख्याति प्राप्त कर चुके व्यक्तियों को मनोनीत करता है। राजस्थान राज्य से आज तक सिर्फ एक व्यक्ति नारायण सिंह माणिकलाल को राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा राज्यसभा सदन में मनोनीत किया गया था 2003 से 2009। अगला है संयुक्त अधिवेशन संबंधी शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत अगर किसी विधेयक को लेकर 2 सदनों के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और आज तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। सबसे पहले 6 मई 1961 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के काल में दहेज निरोधक विधेयक को लेकर। दूसरा 16 मई 1978 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के काल में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक को लेकर। और तीसरा 26 मार्च 2002 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के काल में पोटा आतंकवाद निरोधक विधेयक को लेकर। 3 संयुक्त अधिवेशन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक को लेकर राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता और अनुच्छेद 91 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल दोनों सदनों में विवाद की स्थिति में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन संबंधी शक्ति। संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक की 3 प्रकार की आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान में आपातकालीन संबंधी उपबंध को जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। आपातकाल 3 तरह के होते हैं। अनुच्छेद 352 इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। इसका कारण युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत देश में या देश के प्रभावित किसी राज्य क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो आंतरिक अशांति शब्द है इसके स्थान पर हमारे संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। इसकी उद्घोषणा प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा देश में आपातकाल घोषित किया जा सकता है। 40वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रपति की जो मौखिक सलाह थी उसके स्थान पर लिखित सलाह की व्यवस्था को जोड़ा गया। भारत के मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था। इसे बाद में 40वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया। अब हम देखते हैं उद्घोषणा का अनुमोदन। संसद के दोनों सदनों में 1 माह के भीतर विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना आवश्यक होता है। उसे एक बार 6 माह के लिए व प्रति 6 माह के लिए प्रस्ताव को पारित कर समयावधि को बढ़ाया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल के लिए भारतीय संविधान में कोई अधिकतम सीमा नहीं है। भारत देश में अब तक सिर्फ 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहला था 1962 में, कारण भारत चीन युद्ध था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।
दूसरी बार 1971 में लगा था, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति वी गिरी थे। तीसरा 1975 में आंतरिक अशांति का कारण था उसका, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली थे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब अनुच्छेद 358 के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित किया जाता है तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 का निलंबन होता है और अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जब देश में आपातकाल घोषित किया जाता है तो अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। लेकिन अगर देश में सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित किया गया है तो अनुच्छेद 19 का भी निलंबन नहीं होता। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।